हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑसिलेशंस की। ये जो चैप्टर है फिजिक्स का पार्ट है। एयरफोर्स और नेवी के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और जिस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जो थ्योरी हमें ज़रूरत है, जिस थ्योरी की, उस थ्योरी को, उन कंसेप्ट को इस वीडियो में हम बिल्डअप करेंगे ताकि आप आसानी से बड़े ही ईजी वे में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। देखिए, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और वीडियो को देखिए कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कुछ अच्छा, कुछ बेटर सीखने को मिल सके। हम कोशिश करेंगे कि आपका कम से कम टाइम खराब करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स आपको कराए जाएं, ठीक है। यानी कि लीस्ट एक्सप्लेनेशन मोर कंसेप्ट्स, क्योंकि जैसा कि मुझे लगता है आप सभी लोग जो हमारे चैनल पे आए हैं, आपने कहीं ना कहीं से आपने 11th क्लास में जो अपने फिजिक्स पढ़ा है उसमें आपने अपने कंसेप्ट्स कुछ करे होंगे। यहाँ पे आपको चीज़ों की ज़रूरत है, जो मेन टॉपिक है, जो मेन बिल्कुल जो बल्क है वो आपको दिया जाए, जिसको आप तैयार कर सको, अच्छे से समझ सको। तो उसी वे में हम आपकी तैयारी को लेकर के चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ऑसिलेशंस की। ऑसिलेशंस को हिंदी में दोलन बोलते हैं, दोलन। अब दोलन में देखिए, इसको समझने से पहले एक टर्म समझनी पड़ेगी, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन यानी कि एक ऐसा मोशन जो एक निश्चित समय के बाद, एक फिक्स्ड टाइम के बाद अपने आप को जो रिपीट करता है, जो मोशन, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि भैया अर्थ, देखिए ये सन है, ये अर्थ इसके चारों तरफ रोटेट करता है। तो आफ्टर 365 डेज, एक साल के अंदर अर्थ वापस से, देखिए अगर अर्थ इस टाइम पे यहाँ पे है तो 365 दिन के बाद ये ऐसे रोटेट करके वापस से यहीं पे होगा। यानी कि 365 दिन के बाद अर्थ अपना रोटेशन जो है उसको वापस से ट्रेवल करेगा। इसी तरीके से अगले 365 दिन के बाद वापस से उसी पाथ पे आएगा। एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट कर रहा है कुछ फिक्स टाइम के बाद, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, जो आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। अब पीरियोडिक मोशन को अगर थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा इसका और डीप क्लासिफिकेशन कर दें हम, तो इसका एक नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन भी अपने आप को एक फिक्स्ड टाइम के बाद तो रिपीट करता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ये एक पॉइंट के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन करता है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज करा गया है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब है आगे पीछे, आगे पीछे, एक बार इस तरफ जाएगा पार्टिकल, एक बार इस तरफ जाएगा पार्टिकल। तो इस तरीके के मोशन को पीरियड ऑसिलेशंस बोलते हैं। यानी कि एक ही पॉइंट पे टू एंड फ्रो मोशंस जो होते हैं, आगे पीछे जो मोशन होते हैं, उसको हम ऑसिलेशंस बोलते हैं। टर्म एंड कंडीशन इसमें भी यही है कि ये भी अपने आप को एक निश्चित समय के बाद, एक फिक्स्ड टाइम के बाद अगर रिपीट करता है तो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप मान के चल सकते हैं, द मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो होता है, जिस तरीके से वो मोशन करता है, देखिए ये सिंपल पेंडुलम है, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। ये कुछ टाइम के बाद देखिए अगर ये मोशन में होगा तो यहाँ पे होगा, फिर कुछ टाइम के बाद अगर मोशन में होगा तो यहाँ पे, लेकिन हमेशा इसी पॉइंट के आगे पीछे ये इसी पाथ पे ट्रैवल करेगा। तो इस तरीके के मोशंस को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आया कि एवरी ऑसिलेशन इज पीरियोडिक मोशन बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेशन। यानी कि हर एक ऑसिलेशन जो है वो पीरियोडिक मोशन तो कह सकते हैं उसको, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेशन नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल देखिए, हम एक ऐसा लड़का जो 10th क्लास में, मान लिया किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो उस हर एक 10th क्लास के लड़के को हम स्कूल का स्टूडेंट तो बोल सकते हैं, लेकिन हर स्कूल के स्टूडेंट को 10th क्लास का नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल का कोई स्टूडेंट 9th क्लास में हो, कोई 8th में हो। आई बात समझ में? उसी तरीके से ही है। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, जो अर्थ का जो एग्जाम्पल दिया था, अर्थ रोटेशन करता है, अर्थ का जो रोटेशन है इसको हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, लेकिन ऑसिलेशंस नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम रिपीट होता है और टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, ये पूरा अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर बात करी जाए सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम को आप पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं, और अगर इसका डीप आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसको ऑसिलेशंस भी बोल सकते हैं। इसमें एक टर्म हमारे पास आती है कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है वो 1 टाइम पीरियड के इक्वल होती है, ठीक है ना। टाइम पीरियड क्या होता है, एक मोशन को कितने टाइम में कोई पार्टिकल कंप्लीट करता है, अपने पाथ को, अपने मोशन को कितनी देर में वापस से रिपीट करेगा, उस टाइम को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। तो जो फ्रीक्वेंसी है इसको 1 टाइम पीरियड के इक्वल लिख के चलते हैं। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है और इसको हम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ये सब चीज़ें देखिए ध्यान रखिए और इनको नोट्स में साथ के साथ ज़रूर नोट करते चलिए, क्योंकि देखिए जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना, आपकी सक्सेस जो है वो कभी नहीं हो सकती। तो ये देखिए एसआई यूनिट ऑफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है पर सेकंड और इसको हर्ट्ज भी हम बोल देते हैं। नेक्स्ट चलिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, ये होता है 2π/t के इक्वल। सिंपल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो होती है 1/t के इक्वल। ये दोनों बस आपने रिलेशन याद रखने हैं, ज़्यादा खास कुछ है नहीं इसमें से। नेक्स्ट जो टर्म आई इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं भैया, ओसिलेशंस के अंदर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि मान लिया ये हमारे पास इस तरीके से सिंपल पेंडुलम मोशन में है, यहाँ पर आकर के ये पेंडुलम अपना पाथ वापस हो जाता है, जब ये इस तरफ मोशन में है तो इस पॉइंट पे आकर के ये वापस हो जाता है। तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, जब बिल्कुल रेस्ट में हो पेंडुलम। और जब अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड समझ में आया। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है कि एम्पलीट्यूड इज, ऑप्शन में मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। तो आपने याद रखना है कि एम्पलीट्यूड हमारे पास होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और एक और ख़ास बात है कि ये हमेशा पॉजिटिव लेकर के चलना है, नेगेटिव आप इसको नहीं लेंगे। ओसिलेशंस के अंदर जो मेन हमारे पास देखिए जो मोशन है उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपके लेवल पे इसी को ज़्यादातर स्टडी करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, व्हेन अ पार्टिकल इज इन ओसिलेशन अबाउट मीन पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अगर आपके पास ओसिलेशंस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर बात करी जाए पेंडुलम की तो पेंडुलम में जो पाथ था वो कर्व्ड पाथ था, लेकिन अगर हम एग्जांपल लें स्प्रिंग का, देखिए ये हमारे पास कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे हमने यहाँ पे कुछ मास अटैच कर रखा है और हमने मान लिया कुछ फोर्स लगा करके इसको यहाँ तक खींच के ले आए और यहाँ पर आने के बाद इसको हमने रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया, तो ये अपनी मीन पोजीशन से ऊपर तक श्रिंक होगा, फिर इस तरीके से ये मोशन करेगा, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। तो इस तरीके के मोशन को यानी कि ऑसिलेशंस इन स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसकी कुछ कंडीशंस है हमारे पास। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस याद रखिएगा, कंडीशन ही एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। एक तो जो है जो मोशन है वो फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग हो और स्ट्रेट लाइन के अंदर हो। मेन कंसेप्ट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मोशन हो। दूसरा देखिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ये चीज़ समझाएंगे जब इसका इक्वेशन वगैरह लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। और तीसरा और सबसे खास पॉइंट जो मैक्सिमम आपसे एग्जामिनर पूछने की कोशिश करेगा वो है कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन शुड बी टुवर्ड्स मीन पोजीशन ऑलवेज। जो फोर्स उस पर लगेगा और जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। देखिए यहाँ पे मान लिया, अगर देखिए ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है, देखिए इस फिगर में चलते हैं, इस पॉइंट पे जो ये मास है इस पे फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और जब ये मीन पोजीशन से ऊपर चला गया तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि हमेशा जो फोर्स, देखिए जब नीचे था तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, जब पार्टिकल ऊपर हो गया तो फोर्स नीचे की तरफ लगता है। इस तरीके से जब हमेशा मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगेगा तो उसको हम बोलते हैं फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आई। अब चलते हैं इक्वेशंस पे। देखिए कुछ खास आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी
ये जो इक्वेशन है इसको एक आध बार आपसे पूछ लेते कि ये SHM की इक्वेशन है कि नहीं है। तो आप इस इक्वेशन को याद रखिए बस, d2y अपॉन dt2 प्लस ky अपॉन m इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। यहाँ से बस आपको ये पता हो कि यहाँ पे y जो है ये y डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट को, a यहाँ पे डिनोट करता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड को, और ओमेगा टी प्लस फाई डिनोट करता है फेज एंगल को, और जो सिर्फ फाई यहाँ पे है ये डिनोट करता है फेज डिफरेंस को। बस इतना इसके बारे में बेसिक सा नॉलेज है, ये लेकर के चलिए। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये चीज़ याद रखिएगा, डिस्प्लेस यहाँ से जो पढ़ाएंगे ये सब आपने याद रखना है। जो डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी के इक्वल। ठीक है, ये इक्वेशन हमने अपनी तरफ से मान लिया और हमने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। तो देखिए जब भी आप डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आता है। हमने भी सेम स्टेप फॉलो करे, इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी इज इक्वल टू a को रखा एज इट इज साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, और इसको अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बिल्कुल आपने देखिए कंठस्थ होना चाहिए आपको कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसमें कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर बात करें मीन पोजीशन की, यानी कि मीन पोजीशन जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए y की जगह यहाँ पे जीरो पुट कर दिया तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई ओमेगा इंटू ए। यानी कि अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से मोशन में है, देखिए इस तरीके से वो ऑसिलेशंस कर रहा है, तो इस पॉइंट पे मीन पोजीशन पे जो उसकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। कैसे होगी, अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल से समझाना पसंद करूँगा। सिंपल पेंडुलम ऐसे मोशन में होता है ना, जब पार्टिकल इस पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट पे, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इसी वजह से वो अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको चेंज करके वापस इस तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देता है। और उसी तरीके से जब पार्टिकल इस पॉइंट पे होता है तो भी उसकी वेलोसिटी जीरो है, वो एक बार रुकेगा और वापस से इस तरफ मोशन करने लगेगा। लेकिन जब ये बीच में आता है तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बिल्कुल मैक्सिमम है भैया, हद से हद जो वेलोसिटी लगा सकता था ये उतनी वेलोसिटी यहाँ पे रखता है अपनी, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के साथ इस पॉइंट को कवर करता है। तो इसी को बोलते हैं हम मीन पोजीशन। यानी कि मीन पोजीशन पे जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहाँ वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। एग्जाम में कई बार बिल्कुल सिंपल सा, देखिए आपने तो यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लिया, कंसेप्ट अगर नहीं समझा तो एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, एग्जामिनर कहेगा भैया आप ये बताइए मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, या थ्रू आउट द मोशन सेम होती है, या फिर नन ऑफ दी, 4 ऑप्शन दे दिए। अब भैया जब तक आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तब तक आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपने समझ के चलनी है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम। उसी तरीके से अभी समझाया था, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है यहाँ पे तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो ये चीज़ भी याद रखिए, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो। अब वेलोसिटी जीरो है, मैथमेटिकली अगर आपने जानना है तो इसमें y की जगह आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू a पुट करिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास कैलकुलेशंस भी आ गई और बिल्कुल कंसेप्ट से भी आपको समझा दिया कि वेलोसिटी जीरो कैसे रहेगी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन में देखिए एक्सेलरेशन कैसे करते हैं। देखिए अगर आपने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करा तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव करा तो एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करा तो हमारे पास आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया पार्टिकल का। अब इस एक्सेलरेशन में आपने क्या करना है, देखिएगा ये ए और साइन ओमेगा टी, यानी कि इसको आप ऐसे लिख लीजिए माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो ए साइन ओमेगा टी है ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। यहाँ पे देखिएगा हमने जब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी थी तो ए साइन ओमेगा टी था ना उसमें, तो ए साइन ओमेगा टी वाई को डिनोट करेगा। तो हमने इस
ए साइन ओमेगा टी की जगह वाई पुट कर दिया, यहाँ पे वाई पुट कर दिया और माइनस ओमेगा स्क्वायर आगे हमारे पास बच गया, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ये भी याद रखिएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब इसमें भी दो कंडीशन है, अगर मीन पोजीशन पे बात करेंगे तो एक्सेलरेशन 0, अगर वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 0, ये एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू, और माइनस ओमेगा स्क्वायर a ये हमारे पास एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, मिनिमम वैल्यू होगी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। अब हाफ एम वी स्क्वायर में अगर वेलोसिटी की वैल्यू आप ये पुट करते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करा तो आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। आप मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आपने इस इक्वेशन में y की जगह a पुट कर दिया तो ए स्क्वायर, सॉरी y की जगह आपने 0 पुट कर दिया मीन पोजीशन में, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो देखिए मीन पोजीशन यानी कि एट y इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, पोजीशन की वजह से, पोजीशन तो चेंज ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। और यहाँ से हमने एक और चीज़ सीख सकते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी SHM में पार्टिकल की हमने फाइंड आउट कर ली हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे कुछ बात कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ पर एल जो है ये इफेक्टिव लेंथ होती है पेंडुलम की। इफेक्टिव लेंथ का मतलब है कि ये पेंडुलम जो है इस पेंडुलम के सेंटर ऑफ मास से लेकर के, और ये लेंथ हम मेज़र करते हैं, ठीक है ना तो यहाँ से मेज़र करेंगे, ठीक है, ना तो बिल्कुल टॉप से मेज़र करेंगे, इसके बिल्कुल सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है पेंडुलम का, वहाँ से जब लेंथ को मेज़र करते हैं तो उसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। इस फॉर्मूला से हम ये तो समझ गए कि भैया टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो मास के इंडिपेंडेंट है, और टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड के, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कहीं भी हमें दिख नहीं रहा। लेकिन आप एक और बात याद रखिए, ये जो सेकंड कंडीशन है एम्पलीट्यूड के लिए, ये सिर्फ 5 डिग्री से और 15 डिग्री के चेंज के लिए ही पॉसिबल है। उससे ज़्यादा अगर एंगल में चेंज आता है तो जो है ये सेकंड कंडीशन फेल हो जाती है, यानी कि स्मॉल पेंडुलम जो है उसके लिए ये पॉसिबल है। दूसरा, ये हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। फॉर्मूले देखिए, टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो इससे हमने कैलकुलेट कर लिया T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 का अंडर रूट। अब इस फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है, क्वेश्चन अगर आएगा आपसे T2 T1 L2 और L1 तीन चीज़ दे दी, T2 पूछ लिया, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा देखिएगा, क्वेश्चन में कहेगा टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज 5 सेकेंड एंड इट्स लेंथ इज 10 मीटर। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए कैलकुलेशंस वगैरह ऊपर नीचे है, बिल्कुल 100% ऊपर नीचे है, क्योंकि ये बस सिंपल एग्जांपल है आपके लिए। अगर टाइम पीरियड दे दिया और उसकी लेंथ दे दी, और ये कह दिया कि लेंथ को हमने चेंज कर दिया, नई लेंथ दे दी, अब 10 से हमने 15 सेंटीमीटर कर दिया, 15 मीटर कर दी लेंथ, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, देखिए जो टाइम पीरियड है वो जी के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो सेम फॉर्मूला T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट G1 अपॉन में G2। जी यहाँ पे डिनोट करता है वैसे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, लेकिन अलग अलग पेंडुलम के लिए जो जी है वो टोटल एक्सेलरेशन कितना है उस एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। अब बात करते हैं सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है। यहाँ से देखें एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेकंड्स पेंडुलम क्या है भैया, टाइम पीरियड ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर
अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो सिर्फ इसको सेकंड्स पेंडुलम क्यों कहा, 2 सेकंड्स पेंडुलम कहना चाहिए था भैया। ये सेकंड्स पेंडुलम जो है ये हर 1 सेकंड के बाद टिक का आवाज़ करता है। देखिए टिक, टिक टोक वाला टिक, इस टिक की आवाज़ हर 1 सेकंड के बाद आती है। तो हम इसको ऐसे, क्वेश्चन कैसे आया था एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन आया था द टाइम, सॉरी एक मिनट, द सेकंड्स पेंडुलम टिक्स आफ्टर, द सेकंड्स पेंडुलम टिक्स आफ्टर, कितने टाइम के बाद टिक करेगा, तो वो 1 सेकंड के बाद करेगा। क्योंकि देखिएगा ये मान लिया शुरुआत में यहाँ पे है, तो यहाँ से जब यहाँ पर जाएगा तो टिक की आवाज़ आएगी, यहाँ से वापस जब यहाँ पर आएगा तो टिक की आवाज़ आएगी। वैसे तो देखिए यहाँ से यहाँ गया 1 सेकंड, वापस आया 1 सेकंड, टाइम पीरियड तो हो गया 2 सेकंड, लेकिन टिक की आवाज़ तो हर 1 सेकंड के बाद करता है ना, तो इसको सेकंड से पेंडुलम इसी वजह से बोलते हैं। अब जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2019 नेवी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्या कहा था कि अगर हम किसी पेंडुलम का लेंथ इनफाइनाइट कर देते हैं, किसी पेंडुलम की लेंथ को इनफाइनाइट कर देते हैं तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। अगर आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी करेंगे, टाइम पीरियड इन्फिनिटी आएगा। लेकिन सच बात है, अगर वास्तविकता की बात करें तो वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। वास्तविकता में क्या है कि अगर आप इनफाइनाइट लेंथ का भी पेंडुलम कर देते हैं तो भी उसका टाइम पीरियड मैक्सिमम से मैक्सिमम 84.6 मिनट तक आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एग्जामिनर 2 तरीके से पूछ सकता है। या तो आपसे कहेगा कि लेंथ बताइए ऐसे पेंडुलम की जिसका, सॉरी टाइम पीरियड बताइए ऐसे पेंडुलम का जिसका लेंथ इनफाइनाइट हो, तो आप कहेंगे 84.6 मिनट। या फिर ऐसे कह सकता है मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज पॉसिबल, कितना है मैक्सिमम, कितना हो सकता है, मैक्सिमम भी 84.6 मिनट ही हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्प्रिंग पेंडुलम। तो स्प्रिंग पेंडुलम क्या है, टाइम पीरियड इसका होता है हमारे पास 2π√m/k। यहाँ पर m जो है ये m डिनोट करता है, m हमारे पास डिनोट करता है मास जो स्प्रिंग के साथ हमने अटैच कर रखा है। ठीक है, और k यहाँ पे होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग में जो फोर्स अप्लाई होता है वो -kx के इक्वल है, यानी कि फोर्स अपॉन डिस्टेंस अगर कर दे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अगर कर दें तो हम स्प्रिंग का कांस्टेंट निकाल सकते हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ये हर एक स्प्रिंग की अपनी खुद की नेचर पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। ये 3 चीज़ें हैं कि टाइम पीरियड जो है डायरेक्ट मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ जी है, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है 1/k के। ये तो आप यहाँ से समझ गए। ठीक है, अगर यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आएगी, अगर हम लेंथ जो है स्प्रिंग का n टाइम्स इंक्रीज कर दें तो जो है उसका फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट k/n के इक्वल होगा। ठीक है, अगर आप उसका लेंथ चेंज करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे इफेक्ट आता है, अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, और कितना डिक्रीज होगा, k/n के बराबर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये डिक्रीज हो गया तो हमने टाइम पीरियड के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास नया टाइम पीरियड जो आया वो √n इंटू ओल्ड टाइम पीरियड के इक्वल है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस तरीके से कैलकुलेट करा, देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसी तरीके से एक मिनट, अगर आप स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यदि छोटा कर देते हैं, तो जो है स्प्रिंग कांस्टेंट वो इंक्रीज हो जाता है n टाइम्स, और अगर ये n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा तो टाइम पीरियड देखिए इसका हो जाएगा t/√n के इक्वल। ठीक है, ये 2 चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट हमें सीखने को मिली। और इसमें देखिए आज के वीडियो में इतना ही, बाकी सब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय